वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेव्स के बारे में बात की थी और हमने ये देखा था कि वेव एक ऐसा मैकेनिज़्म है या एक ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन या एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। और फिर हमने इसकी बात की थी कि वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो वेव्स की प्रोडक्शन के लिए ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये तो कल की समरी थी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स। अब वेव को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसके पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका पहला जो पैरामीटर है दैट इज़ वेवलेंथ। तो हम डिस्कस करेंगे वेवलेंथ से वेव लेंथ। कोई भी आपके पास वेव होगी तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। अब इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। लेट्स से कि ये मेरे पास कोई वेव है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर मैं डिस्टेंस लूँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो आप देखें, अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से जब वापस उसी पॉइंट पे बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट पे पहुँचेगी, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको मैं वेवलेंथ कह सकता हूँ, यानी कि लैम्डा जो है वो कह सकता हूँ। लैम्डा इज़ अ साइन यूज्ड फॉर वेवलेंथ। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट distance between two points where wave repeats itself. अब ये तो मैंने पॉइंट ले लिया आपके बुक के अकॉर्डिंग। इसी तरह से मैं पॉइंट ले सकता हूँ, ये दो पॉइंट भी ले सकता हूँ। जैसे देखें, इन दो पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें तो आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट से अगेन आइडेंटिकल पॉइंट तक पहुँच रही है, तो इन दो पॉइंट्स को भी मैं क्या कह सकता हूँ, वेवलेंथ। इन दो पॉइंट्स को भी मैं क्या कह सकता हूँ, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ represented by Greek letter lambda। यस, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और इसका जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब इस वेवलेंथ को हम और भी बहुत सारे मेथड्स के थ्रू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता हो कि क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है। तो यहाँ तक हमने वेवलेंथ को देख लिया कि वो पॉइंट जहाँ पे वेव अपने आप को रिपीट करती है, उन दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला जो है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो हमारे पास वेव फ्रंट है। ओके, लेट्स से कि वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। आपने एक पेबल ड्रॉप किया है और यहाँ से ये वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं, ऐसे रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको। अब फर्स्ट करें कि मैं कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ। एक पॉइंट मैंने ये बनाया है, इस पे रिपल पे एक ये बनाया है, एक ये बनाया है और एक ये बनाया है। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कुछ खास फिक्स टाइम में डिस्टेंस कवर करते हैं, लेट्स से इस तरह से। अब जितना टाइम ये ले रहे हैं मैं कह देता हूँ उस टाइम को डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में इन्होंने क्या किया है, चारों पॉइंट्स ने चारों तरफ जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। अब जब इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है तो ये एक नया जो है वो सर्कल बन जाएगा इस तरह से। तो देखें, वेव जो है वो हमेशा सारी डायरेक्शंस में
प्रोपगेट करती हैं या ट्रैवल करती हैं। तो इन पॉइंट्स ने एक ख़ास डिस्टेंस कवर किया है और ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम में किया और सब ने एक ही साथ किया है। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, वेव फ्रंट कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, वेव फ्रंट। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस या लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। चलो बुक को फॉलो कर लेते हैं। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट traveled a distance in fixed intervals of time। मतलब कि इन सारे पॉइंट्स ने एक जैसे टाइम में ही डिस्टेंस कवर किया। लेट से मैं कहता हूँ 5 सेकेंड्स, तो इसने भी 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा है, ये वाला पॉइंट भी 5 सेकेंड तक यहाँ तक पहुँचा है, 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा है, 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा है। तो आइडेंटिकल टाइम इंटरवल में इन्होंने क्या किया है, डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ऑलराइट, अब ये जो इन्होंने एक सरफेस सी बना दी, ज्योमेट्रिकल सरफेस बना दी है, इस ज्योमेट्रिकल सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। इसी तरह से फिर एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद ये पॉइंट्स जो है वो मूव करेंगे तो एक और सरफेस आपके पास बन जाएगी इस तरह से, तो ये नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा। तो हाइजेंस ने, अच्छा ये जो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है याद रखना है कि हाइजेंस ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, ये किसने दिया था, हाइजेंस ने। ऑलराइट, तो इस तरह से आप वेव फ्रंट को डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स टू से जो आपने कल वेव फॉर्म देखी थी वाटर की, इस तरह से उसमें रिपल्स बन रहे थे, ये रिपल्स जो थे ये बेसिकली वेव फ्रंट्स थे ऐसे। ये जो एक एक सर्कल आपको नजर आ रहा है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेव फ्रंट्स। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि इनमें जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे फिक्स टाइम इंटरवल में क्या करते हैं, डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो ये एक जो सरफेस बन जाती है, इस सरफेस को हम क्या कह सकते हैं, वेव फ्रंट कह सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। ओके, नेक्स्ट देखें, अब हम बात करेंगे क्रस्ट की। अगर आप वेव फॉर्म को देखें तो ये देखें ज़रा, हमने इस तरह से वेव ड्रॉ की थी, ऐसे। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो आपको ऊपर की तरफ वेव नज़र आ रही है जो मैंने अभी हाईलाइट की है, इनको क्रस्ट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं, और इनको आप जो है, इनको आप क्रस्ट भी कह सकते हैं दोनों को, और इनको एक और नाम भी देते हैं, पीक। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम upward displacement of wave within a cycle। कि जो वेव की अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से जो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो क्रस्ट नजर आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने शुरू में आपको बताया था वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द कंसेक्यूटिव, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक और डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं, द consecutive distance between, या आप कह लें कि चलिए इसको ज़्यादा बेहतर आप लिख लें, द डिस्टेंस बिटवीन, ज़्यादा समझ आएगी आपको, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive
क्रस्ट, ये देखें, ये आपके पास एक क्रस्ट है और ये दूसरी क्रस्ट है। दोनों क्रस्ट का जो फासला है उसको हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं। तो ये दूसरे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ बात कर ली क्रस्ट की। क्रस्ट को मैंने आपको बताया कि पीक भी कहते हैं। इसी तरह से हम ट्रफ भी डिफाइन करेंगे अभी कि ट्रफ क्या होती है। ओके, सो द मैक्सिमम downward displacement within a cycle। अब ये जो आपको नीचे की तरफ नज़र आ रही है वेव, ये डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रफ कहते हैं। इसको हम ट्रफ भी कहते हैं और वैली भी कहते हैं। ये दोनों नाम हम इसको दे सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो आपने देखा कि जो मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो आपके पास एक कर्व सी बनेगी, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाली होगी उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। और इसी तरह से आप यहाँ पे जो शुरू में मैंने बताया था आपको कि वेवलेंथ को आप इस तरह फिर भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव यानी साथ साथ वाली एक के बाद एक जो हमारे पास ट्रफ आ रही है, उनका दरमियानी फासला जो है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो आपके पास तीन डेफिनेशंस होगी, एक जो आपकी बुक में लिखी हुई है, एक मैंने ये लिख ली। अगर आप लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, तो उसको भी आप एक वेवलेंथ कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब फर्स्ट करें कि हमारे पास अगेन वेव है, ये वेव मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं आपसे, अगर मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप क्या करेंगे कि मीन पोजीशन से इसका फासला जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप मेन पोजीशन से फासला तय करेंगे। अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप मेन पोजीशन से इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, तो आप मेन पोजीशन, क्योंकि मेन पोजीशन पे ही पार्टिकल अप एंड डाउन क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो यहाँ से अब हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। यस, जो हमारा अब टास्क है वो है डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, द सेपरेशन between mean position and any point either लिख लें, चलें, either on upward और डाउनवर्ड साइड। यस, अगर आप देखें तो मेन पोजीशन से इस पॉइंट की जो सेपरेशन है, चाहे वो ऊपर की तरफ है चाहे वो नीचे की तरफ है, तो इसका जो सेपरेशन होगी उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको आप जो डिस्प्लेसमेंट है वो कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। क्रस्ट और ट्रफ का क्या मतलब है? क्रस्ट और ट्रफ बेसिकली पैरामीटर्स को डिफाइन किया हुआ आपने, कि जो मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जो उभार आएगा उसको हमने नाम दे दिया है क्रस्ट। आप इसको क्रस्ट कह लें, आप उसको पीक कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह से
जो आपको एक वैली सी नज़र आती है उसको हमने नाम दे दिया ट्रफ का। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को क्रस्ट कह दिया, एक को ट्रफ कह दिया है। तो अगर हम क्रस्ट कहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम ट्रफ कहेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यस। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें कि अब आपके पास ये वेव है ना, ये देखें ये वेव है। अब आपने कह दिया है कि ये सारा हिस्सा जो है वो क्रस्ट है और ये सारा हिस्सा जो है वो ट्रफ है। अब मैंने कल आपको ये बताया था कि ये जो वेव बन रही है, ये पार्टिकल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं तो आपको इस तरह का वेव पैटर्न जो है वो नज़र आता है। ऑल राइट, अच्छा, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल जो है वो मेन पोजीशन से कितना ऊपर गया है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस जो है या ये डिस्टेंस या सेपरेशन को फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मैं इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं मेन पोजीशन से क्या लूँगा, इसका फासला लूँगा तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट आप हर पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो आपको पता है कि मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दे देते हैं एम्पलीट्यूड का, जो मैंने आगे बताना है अभी आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं और इसके अलावा मैक्सिमम के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो बेहतर लफ्ज़ होता है। लेकिन आपकी बुक में जो है वो डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो वो भी फाइन, ठीक है बिल्कुल, कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो आपके पास सेपरेशन निकालेंगे मीन पोजीशन से तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पॉइंट से फासला निकालेंगे तो वो होगी, वो भी डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन उसको हमने ख़ास नाम दे दिया है और इसका नाम जो है वो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो आपके पास एम्पलीट्यूड है। ये देखें, मैं इसको और आसान कर देता हूँ। ये देखें, ये इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। देखें, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको मैंने एक्स के साथ डिनोट किया इन फासलों को। तो ये सारे के सारे फासले एक जैसे तो नहीं है, जैसे ये फासला जो है वो ज़्यादा है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है, फिर ये जो है ये और ये आपस में एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब एम्पलीट्यूड। यस, हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम वेव को देखें, यस, तो इस वेव में ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो फाइंड करता हूँ, ये देखें, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से, ये वाली चीज़। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक्स नॉट के साथ, और एक्स नॉट जो है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो आप ये कह सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड, दोनों साइड्स के ऊपर आप इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स टू से, जैसे मैंने इसको जो है, इसको मैंने जो है वो एक्स नॉट से डिनोट कर दिया, इसी तरह मैं ये ट्रफ के लिए भी जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं कह देता हूँ एक्स नॉट, लेकिन ये माइनस होता है। ठीक है, अगर ऊपर वाले को आपने पॉजिटिव एक्स नॉट ले लिया तो ट्रफ वाले को आप क्या लेंगे, एम्पलीट्यूड को माइनस एक्स नॉट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो एम्पलीट्यूड आपने लिया है ये बेसिकली ट्रफ का लिया है। इसी तरह इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स। तो आप दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर फाइंड आउट करेंगे तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कह दूँ आपसे कि ये एम्पलीट्यूड है, तो मैं आपके सामने एक और वेव ड्रॉ कर देता हूँ, दो वेव्स ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखिएगा ज़रा, एक ये वेव है और एक ये वेव है।
तो आप दोनों को देख के बता सकते हैं किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। यस, किसका एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है? एग्जैक्टली सेकंड। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इसका जो फासला है इस पॉइंट से मेन पोजीशन से, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है x नॉट, ये इसकी निस्बत क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर आ गया? तो जितनी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही वेव की एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, तो ये था एम्पलीट्यूड। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। देखें, टाइम पीरियड जो है मैंने आपके सामने वेव ड्रॉ की थी। अब इस वेव को कंप्लीट होने के लिए, मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। यस, तो टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, आप इसे लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट one cycle is known as time period। मतलब वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके वेव जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स या डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जहाँ से वेव अपने आप को रिपीट करेगी। तो आपको पता है इस पॉइंट के बाद वेव दोबारा अपने आप को क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो ये एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल कहलाता है, जिसमें एक क्रस्ट होती है और एक ट्रफ होती है। अब इस क्रस्ट और ट्रफ को प्रोड्यूस करने के लिए इतना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, इसी तरह से आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये देखिएगा ज़रा, मैं आपके सामने 2 वेव्स बनाऊंगा, आपने मुझे बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। ओके, एक आपके पास ये वेव है और ये वेव है। यस, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये 2 वेव्स हैं। अब फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स completed in 1 सेकेंड। और मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो वेव बनी है, इसको जो टाइम लगा है वो 1 सेकेंड है, इसलिए इसका टाइम भी जो है वो क्या है? 1 सेकेंड है। तो आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? मारिजनाथ सेकेंड, एग्जैक्टली। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो इसमें यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 0.75 साइकिल है। ठीक है, यहाँ तक, और 0.25 साइकिल जो है वो रहता है। लेकिन यहाँ देखें, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, यानी 4.5 साइकिल जो हैं वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा साइकिल्स 1 सेकंड में कंप्लीट होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कि फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट पैरामीटर था फ्रीक्वेंसी।
इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेशन से ही ड्राइव हो जाता है, ठीक है। ओके, एम्पलीट्यूड को मैं रिपीट करता हूँ ज़रा, एक मिनट। यस, तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि इस वेव की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो इस वेव से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड है ये ज़्यादा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन की बात जब भी आएगी तो फिर आप क्या कहेंगे कि एम्पलीट्यूड जो है वो मौजूद है, या आप कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन मैक्सिमम हमेशा किसी भी वेव में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा मेन पोजीशन से उसको आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, अब मैं मूव करना चाह रहा हूँ बुक की तरफ। यस, तो ये सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये आपने जो है न्यूमेरिकल जो है वो खुद सॉल्व करना एक एग्जांपल है। एक स्टूडेंट जो है वो पेंडुलम को ऑसिलेट करवाता है और उसकी जो ऑसिलेशन है वो 5 वाइब्रेशन पर सेकंड है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने उसका टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि 5 वाइब्रेशन पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में 5 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 हर्ट्ज़। अगर हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। इसका मतलब है कि 5 वाइब्रेशन या 5 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी की वेव है उसका जो टाइम पीरियड है वो 0.2 हर्ट्ज़ होगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको अगर टाइम पीरियड दिया जाए तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो है वो इंग्लिश की क्लास होगी। यस, ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल, ठीक है, यही न्यूमेरिकल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ अनिल आबिदीन साइनिंग ऑफ।